एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ काशिफ रज़ा एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो नीट के अंदर एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है असर्शन रीज़न का, है ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का। ऐसा नहीं है क्वेश्चंस पहले आते नहीं थे, पहले ये क्वेश्चंस आते थे, लाइक वो एम्स में आते थे। ठीक है, नीट के एग्जाम में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते थे। तुम 2020 का पेपर देख लो, 19 का पेपर देख लो, बहुत आसान सवाल आते थे, एनसीईआरटी बेस्ड बिल्कुल। ठीक है, 2021 का पेपर भी ठीक था, बट जब 2022 का पेपर हुआ उसके अंदर असर्शन रीज़न एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे डाल दिए थे। ठीक है, एंड सिमिलरली लोगों को पता था, तो 2023 के लिए लोग प्रिपेयर्ड थे। 2023 के अंदर भी इस बार आया असर्शन रीज़न क्वेश्चन एंड लोगों ने अच्छा भी परफॉर्म करा, ख़राब भी परफॉर्म करा, हर साल की तरह। लेकिन बस ये है कि जिन लोगों ने पहले से ही प्रिपेयर कर रखा था खुद को कि असर्शन रीज़न क्वेश्चन आ सकते हैं एंड जो भी पोटेंशियल असर्शन रीज़न क्वेश्चन बन सकते हैं एनसीईआरटी के अंदर से, उन्होंने उन सब चीज़ों को बना रखा था एंड उसके क्वेश्चंस फ्रेम कर रखे थे, सिर्फ उसको रिवाइज़ करा था। बाद में उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया था। तो लाइक अगर तुम इस एग्जाम की हिस्ट्री जानते हो गए तो 2020 से पहले तक 2019 तक में नीट, एम्स और जिपमर 3 अलग एग्जाम्स होते थे, बट 2020 से तीनों को कंबाइन कर दिया गया। और जब 2020 में पहली बार नीट का पेपर आया तो बहुत ही आसान आया, लोगों को लगा कि यार ये तो लेवल गिरा दिया बहुत। फिर जब 2021 का हुआ तो पेपर थोड़ा सा मॉडरेट था, 22 में आती पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा हुआ, जिस साल हम लोगों ने दिया था उस साल असर्शन रीज़न क्वेश्चंस आए थे। एंड यही चीज़ बताती है कि अगर आपने एक बार एग्ज़ाम को मर्ज कर दिया ना, तो लाइक 2 एग्ज़ाम्स को मर्ज करा, तो जो ये वाला एग्ज़ाम था नीट, इसके स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस तो आ रहे थे, बट एम्स भी तो इसके अंदर ही मर्ज है ना, तो लाइक उसके क्वेश्चन सब वापस से आ गए हैं एंड असर्शन रीज़न एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सब आने लग गए हैं। इसका ये मतलब होता है कि जो बच्चे ने अच्छे से पढ़ रखा है चीज़ों को, जिसने अच्छे से इन डेप्थ नॉलेज है चीज़ों की, वही इसको सॉल्व कर सकता है, वरना आप सीधे रट करके असर्शन रीज़न और स्टेटमेंट बेस्ड सवाल सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो मतलब एग्जाम के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आता है उसे सॉल्व कर देना वो अलग चीज़ होती है, बट खुद को प्रिपेयर कैसे करें असर्शन रीज़न के लिए। जैसे तुम अपनी बायो की एनसीईआरटी उठाते हो, एनसीईआरटी के अंदर जहाँ पर भी तुम्हें वर्ड्स दिख, जैसे कि हेंस हो गया, बिकॉज हो गया, है ना, देयरफॉर हो गया, ये सारे वर्ड्स अगर तुम्हें एनसीईआरटी के अंदर कहीं पे भी लिखे हुए दिखे ना, तो मेक अप योर माइंड कि ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, इनका कोई ना कोई मतलब बनता है। इस तरीके से असर्शन रीज़न में ना बेसिकली 4 ऑप्शंस होते हैं, A B C D करके। ए जो होता है उसका ये मतलब होता है कि 2 स्टेटमेंट होंगे, A और R, असर्शन और रीज़न। जो क्वेश्चन असर्टेड है वहाँ पे असर्शन का, उसका ये मतलब है कि पहला A का मतलब होता है कि वो स्टेटमेंट पहला वाला असर्शन सही है और रीज़न भी सही है, और जो B रीज़न है वो उसी असर्शन के लिए रीज़न है, यानी कि उसके लिए वैलिड है। फिर एक होता है ऑप्शन बी का मतलब ये होता है कि स्टेटमेंट पहला वाला और दूसरा वाला दोनों सही है, बट जो सेकंड स्टेटमेंट है वो पहले का रीज़न नहीं है। ठीक है, एक होता है सी कि पहला वाला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। फिर होता है डी कि दोनों गलत है। अब तो असर्शन रीज़न के नाम से नहीं पूछा जाता, अब स्टेटमेंट के नाम से पूछा जाएगा, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करके कि बताओ 1 और 2 सही हैं, 2 1 का रीज़न है। इस तरीके से हमें क्या करना होता है, हमें पहले देखना होता है। देखो बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ असर्शन रीज़न सॉल्व करने का, सिर्फ 2 स्टेप्स होते हैं। पहला ये, सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो और स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद अपने दिमाग में ये रियलाइज़ करो कि पहला स्टेटमेंट जो मैंने पढ़ा क्या वो सही है। इंडिपेंडेंटली पढ़ो, ये दोनों को जोड़ के मत देखो, साथ में कंपेयर मत करो। एक स्टेटमेंट पढ़ा, सिर्फ मान लो मैं तुम्हें वो स्टेटमेंट खुद से बोलता हूँ कि ये स्टेटमेंट है, ये बताओ सही है या नहीं। पहला स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली पढ़ा, अगर वो सही निकलता है फिर दूसरे स्टेटमेंट पे जाओ। अगर दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो तुम्हें पता है आंसर सी होगा। ठीक है, पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत, फिर डी होगा, फिर तुम दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो। और अगर दोनों सही होते हैं फिर तो सी और डी गया, अब बचा या तो ए होगा या तो बी होगा। ए और बी मतलब क्या, कि या तो ये होगा कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और जो नीचे वाला स्टेटमेंट है वो ऊपर वाले का रीज़न है, या फिर ये हो सकता है कि दोनों सही हैं बट इंडिपेंडेंटली सही हैं। समझ रहे हो ना, मतलब ये नहीं है कि ये उसका रीज़न है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि पहले वाले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर लगाएंगे बिकॉज, और फिर नीचे वाला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है कि जो नॉर्मल ह्यूमन का हार्ट रेट होता है वो 72 बीट्स पर मिनट होता है, और नीचे रीज़न दिया हुआ है बिकॉज जो साइनोइलेक्ट्रिकल नोड जितना इम्पल्स जनरेट करता है वो 72 टाइम्स पर मिनट करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि ऐसे नोड भी 72 टाइम्स करता है और हार्ट रेट भी हमारा 72 होता है। तो हमने देखा कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और जो नीचे वाला स्टेटमेंट है ना वो उसका रीज़न भी है, क्योंकि साइनोइलेक्ट्रिकल नोड 72 टाइम्स अपने अंदर इम्पल्स जनरेट करवाता है, इसी वजह से जो हमारे बीट है वो 72 टाइम्स पर मिनट होता है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को देखना है कि बिकॉज लगा के उसके बाद नीचे वाले स्टेटमेंट को पढ़ो, या फिर तुम उल्टा कर सकते हो कि नीचे वाले स्टेटमेंट को पहले पढ़ो कि SA नोड जो है वो 72 टाइम्स बीट पर मिनट जनरेट करता है, ड्यू टू विच, है ना, जो हार्ट बीट होता है वो 72 बीट्स पर मिनट होता है। या तो पहले स्टेटमेंट को पढ़ो और करो बिकॉज SA नोड 72 टाइम्स बीट जनरेट कर रहा है, या तो SA नोड 72 टाइम्स करता है ड्यू टू विच जो है हमारा हार्ट रेट इतना होता है। तो समझ रहे हो ना, अगर ऊपर से नीचे को देखना है तो बिकॉज लगाओ, अगर यहाँ से यहाँ देखना है तो ड्यू टू विच लगाओ, और उस तरीके से कंपेयर करो। और अगर इट मेक्स सेंस, मतलब वही आंसर है और इसमें ज़्यादा
सच बता रहे, एक बार दिमाग लगाना, उसके बाद ज़्यादा दिमाग मत लगाना, वरना फिर कंफ्यूज होगे और गलत करोगे। जो पहला इंस्टिंक्ट होता है वो सही होता है, 95% ऑफ टाइम्स यही होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, रिवीजन करने में गलत कर दिया 3 क्वेश्चन ज़ूलॉजी में, बस इसी वजह से कि असर्शनिज्म में लग रहा था नहीं ये होगा, ये नहीं होगा। एक बार जो तुम्हारा इंस्टिंक्ट दिमाग में आए वो सही है, ठीक है। और बहुत अच्छा इंस्टिंक्ट आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी बोल दिया। सोच लो, एक बार अच्छे से समझ लो और एक बार में करके ख़त्म करो। दोबारा वापस मत जाके दोबारा दिमाग लगाना उस चीज़ पे, ठीक है। या तो छोड़ देना फिर दिमाग लगाना, और अगर एक बार कर दिया ना तो फिर सेकंड थॉट मत आने देना दिमाग में कि ये हो सकता है वो हो सकता है, फिर कंफ्यूजिंग होता है वो, ठीक है। अब अगला आता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अब देखो स्टेटमेंट में भी क्या होता है ना, कई बार कि मैच द फॉलोइंग टाइप से चीज़ें दे रखी होती है ना, और बहुत सारी ये बातें दे रखी होती है। तो कुछ मत करो, स्टेटमेंट का जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है ना, सपोज स्टेटमेंट नंबर 1 2 3 4 5 5 स्टेटमेंट है, और नीचे ऑप्शन आएगा इनमें से कौन कौन सा सही है या नॉट इनकरेक्ट, वो भी मतलब सही होता है या गलत है, जो भी दे रखा है उसको देखो। और देखो ऑप्शन 1 2 3 4 4 ऑप्शंस होंगे आंसर के, 5 तो सपोज तुम्हारे ऑप्शंस हो गए क्वेश्चंस, और 4 होंगे आंसर के। सपोज इसमें से सपोज 5 ऑप्शन है A B C D E, और यहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 4, ऑप्शन 1 में दे रखा है A B C सही है, ऑप्शन 2 में दे रखा है A B C D सही है, ऑप्शन 3 में दे रखा है A E D सही है, ऑप्शन 4 में दे रखा है नन ऑफ दिस, जो भी हो, ठीक है। ऐसे केसेस में क्या करो, स्टेटमेंट वाले में जस्ट इस बात को दिमाग में डालना, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले तुम ऑप्शंस देख लो, ठीक है। ऑप्शंस देख लो कि देखो उसके अंदर कौन सा ऑप्शन है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। अगर ए सब में आ रहा है मतलब ए सही है, क्योंकि उसके अलावा कोई और ऑप्शन बनता नहीं है ना। सपोज मान लो 3 ऑप्शन है जिसमें ए आ रहा है, एक में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो तुरंत जाके ए को पढ़ो पहले, क्योंकि ए के पास क्या है ना कि एक यूनिक चीज़ ये है कि या तो वो गलत ही हो सकता है, और अगर सही हुआ तो फिर हम देखेंगे 3 ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, एक तो रूल आउट हो जाएगा ना। तो जो सबसे ज़्यादा नंबर में है ना वो देखो सबसे पहले, ठीक है। अगर ए सब में है तो एक बार ए देखो, अगर वो सही निकलता है तो मतलब सही है, ऑप्शन डी तो नहीं होगा, ठीक है। और अगर मान लो ए ही तुम्हारा आंसर गलत हो जाता है, ए है ही नहीं सही ऑप्शन, तो तुम्हारा डायरेक्ट आंसर डी हो जाएगा, तो तुम सीधे लगा के आगे बढ़ सकते हो। तुम्हें पूरा क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं पड़ा, ना ही पूरा ऑप्शन पढ़ना पड़ा, कुछ मत करो, ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस के अंदर जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है उस ऑप्शन को जाके पढ़ो एंड उसको एक बार देखो। अगर वो सही होता है तो वेल एंड गुड। सपोज अगर मान लो ए सही हो गया तो अब ए खत्म हो गया ना, अब डी को काट दो, मतलब डी में नन ऑफ दीस था, वो तो नहीं होगा, मतलब ए वाला सही है। अब हमें क्या करना है, अब जो बाकी स्टेटमेंट है, अब उसमें से देखो सेकंड मोस्ट ऐसा कौन है जो बहुत कॉमन है। एक में मैंने बताया ए बी सी लिखा हुआ, एक में ए ई डी है, और एक में तुम्हारा ए बी सी डी है। अब देखोगे तो तुम्हारे डी 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 तीनों में कॉमन है, डी 2 में कॉमन है और सी भी 2 के अंदर कॉमन है। तो कुछ नहीं, हम सी देख लेंगे, अगर सी भी सही निकल गया मतलब 2 ऑप्शंस के बीच में अब लड़ाई है, अब सिर्फ 2 ऑप्शन को देखना है। तो उस तरीके से सॉल्व करना होता है। कभी भी स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आए कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, उनके अंदर कुछ मत करो, सिर्फ ये देखो कि सबसे ज़्यादा कॉमन ऑप्शन कौन सा है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन ऑप्शन होगा ना उसको पहले पढ़ो, अगर वो सही है तो ठीक है, और अगर गलत होता है तो बेस्ट। तुम बेसिकली समझ गए ना, स्टेटमेंट के अंदर मोस्ट कॉमन ऑप्शन के ऊपर जाओ एंड ऑप्शंस के थ्रू सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करो बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए। ये एक ट्रिक है जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन एक बार ठीक से पढ़ लेना, लेकिन कोशिश ये करना कि एक बार तुम कर लो ना तो वेरीफाई करने के लिए। मैं बता रहा हूँ कि तुरंत आंसर तुम्हारा निकल के हाथ में आ जाएगा, ठीक है, बट एक बार तुम फिर से खुद को वेरीफाई कर लो कि हाँ ऐसे ऐसे है, सही है, ठीक है। रिवीजन के टाइम में एक बार वेरीफाई कर लेना, वरना 95% चांसेस में ऐसे करके आंसर आ जाता है। फिर एक और चीज़ होती है, कई बार ऐसा होता है कि सपोज अगर कहीं पे नन ऑफ दीज दे रखा है, ऑल ऑफ दीज दे रखा है या बोथ दे रखा है, तो ये तीनों कहीं पे भी रहते हैं ना, ज़्यादातर चांसेस होता है कि इसका आंसर यही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी तुम चीज़ें कर सकते हो। कहीं पे सपोज ऑल ऑफ दिस दे रखा है, नन ऑफ दिस दे रखा है, या फिर तुम्हारा कहीं पे बोथ 1 and 2, बोथ 2 and 3, बोथ 3 and 4 ऐसे करके कुछ दे रखा है, तो उस जगह पे आंसर वही होता है मोस्ट प्रोबेबली। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट तो तुमने इस ऐप का नाम ऑब्वियसली सुना ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। दिस ऐप इज़ मेमोनीट। इसके अंदर देखो बेसिकली क्या है, ये जो ऐप है ये कम्प्लीटली NCERT पर बेस्ड है। मतलब देखो बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिसके ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, बट इस ऐप के अंदर क्या खासियत है कि ये प्रॉपर 100% ये NCERT के ऊपर बेस्ड है। तो इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारी NCERT से ही आती हैं। और इन दिन तुम्हें भी पता है एग्जाम में आना तो NCERT है, तो क्यों ना हम इस ऐप की हेल्प ले लें। इस ऐप के अंदर जो बेस्ट चीज़ ये है कि जैसे सपोज तुम कोई चीज़ गलत करते हो, कोई क्वेश्चन तुमने सॉल्व करा, हो सकता है तुमसे वो गलत हो गया, तो ये ऐप जो है ना तुम्हें वो चीज़ रिमाइंड करवाएगा कि लाइक पहले दिन पे कि देखो तुमने ये चीज़ गलत करी थी, तुम्हें इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना है। तीसरे दिन पे, 5वें दिन पे, 7वें दिन पे। इट्स नॉट लाइक कि कोई रैंडम नंबर है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि 1357 रूल होता है, जिसके हिसाब से अगर आपको कोई चीज़ रिपीट करवाई जाए इतने इंटरवल पे तो वो चीज़ आप कभी नहीं भूलते हो। इसके अंदर तुम्हारे नीड्स रिलेटेड मीम्स डाले हुए हैं, ठीक है, क्रॉसवर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तुम्हारा मैच द फॉलोइंग होता है, तुम्हारा जंबल
जंबल वर्ड्स के फॉर्म में होता है, असर्शन रीज़न के फॉर्म में होता है, जो कि 2022 और 2023 में जिस टाइप के क्वेश्चन आए थे वो सारे उस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर, इस ऐप के अंदर दे रखे हैं। और लाइक इनफैक्ट तुम जाके वहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जाकर तुम वेरीफाई कर सकते हो इसके अंदर कितने क्वेश्चन जो थे कब कैसे आए थे। बाकी अगर तुम इस ऐप का सब्सक्रिप्शन परचेज़ करते हो एंड इफ़ यू यूज़ माई कोड काशिफ 300 तो तुम्हें 300 रुपये ऑफ हो जाएंगे इसके ऊपर कोड यूज़ करके। एंड जो भी ऐप का लिंक है वो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, गो एंड चेकआउट। अब देखो हुआ क्या ना कि जब से 2021 का एग्ज़ाम हुआ तो क्या हुआ कि हमें ऑप्शंस मिलने लग गए थे, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा। अब भी वो चीज़ आती है, तो जो एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चन होते हैं ना उनको इस तरीके से देखो कि सबसे पहले ही सेलेक्ट कर लो कि मुझे ये सवाल नहीं करने और उसको सर्कल करके साइड कर दो, ठीक है, उसको देखना ही नहीं है, ठीक है ना। जो सबसे टफ सवाल लग रहे हैं जो तुम्हें नहीं आता उसको सर्कल करके साइड कर दो और अपने जो मेन तुमने बेस्ट 10 चुने हैं वो कर लो। मतलब अपने क्वेश्चंस के अंदर ना, मतलब अपने क्वेश्चंस के अंदर जो सबसे ऊपर के 10 क्वेश्चंस होंगे ना वो ऐसे 10 क्वेश्चन होने चाहिए जो बिल्कुल तुम्हारे सही होने ही चाहिए। बाकी बाद में तुमने 2-3 अटेम्प्ट कर दिया वो गलत हो भी जाता है तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज वो आएगा ही नहीं ना वो एमआर के अंदर। रीडर जो होता है वो स्टार्टिंग के 10 को ही लेता है। तो इस तरीके से तुम्हें असर्शन रीज़न को अप्रोच करना है, स्टेटमेंट को अप्रोच करना है। अब स्टेटमेंट के सवाल हम मतलब अगर स्टेटमेंट हो गया, असर्शन रीज़न हो गया, ये सब हम करेंगे कैसे, ये हमें सोर्स मिलेगा कहाँ से। बायो के लिए तो मैंने बता दिया कि कोई भी लाइन पढ़ो और एनसीईआरटी के अंदर अगर कहीं पे बिकॉज दे रखा है, इनफैक्ट ये तुम केमिस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज लिया हुआ है, देयरफॉर दिया हुआ है, ड्यू टू विच दिया हुआ है ना। ये सारे वर्ड्स अगर कीवर्ड्स कहीं पे भी दिखे ना तुरंत उसे हाईलाइट कर लो, यानी उसके बिकॉज के पहले का और बिकॉज के बाद का इन 2 स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ के समझ लो। ये एंड दिस कैन बी अ पोटेंशियल असर्शन रीज़न क्वेश्चन, ठीक है। तो तुम खुद से ही क्वेश्चन फ्रेम कर लो कि बाद में तुम्हें ना लगे नहीं कि यार ये क्या पूछ रहे, ये क्या नया आ गया, ठीक है। ये मैंने बताई बायो में और केमिस्ट्री के अंदर। बट फिजिक्स के अंदर क्या होता है, देखो मोस्ट प्रोबेबली जो थ्योरी वाला पार्ट होता है वो हमारे टीचर्स हमें पढ़ा देते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि थ्योरी वाला पार्ट हमें अच्छे से नहीं पढ़ा होता, जिस वजह से जो असर्शन रीज़न होता है ना सॉल्व नहीं हो पाता है फिजिक्स में। फिजिक्स के अंदर असर्शन रीज़न सॉल्व करने के लिए आई विल सजेस्ट कि एनसीईआरटी लास्ट में, बहुत लास्ट में, जब तुम्हारे टेस्ट में लग रहा है तुम 650 के ऊपर हर बार स्कोर कर रहे हो एंड सिर्फ तुम्हें चीज़ों को अब पॉलिश करनी है, तो लास्ट में एनसीईआरटी के अंदर पॉइंट्स टू पॉन्डर करके दे रखा है एक सेक्शन। कोई भी चैप्टर खोलते हो, सपोज तुम मोशन इन 2D खोलते हो, लॉज ऑफ मोशन सपोज खोलते हो, तो लॉज ऑफ मोशन एनसीईआरटी जब पलटोगे ना तो आखिरी पेज में ना पॉइंट्स टू पॉन्डर करके ब्लू कलर का एक बॉक्स बना हुआ होगा, उसके अंदर जो लाइन्स लिखे हैं ना उसको याद कर लो। क्योंकि वो जो लाइंस लिखे हुए हैं ना वो तुम्हें एक तरीके से जो असर्शन रीज़न क्वेश्चंस होते हैं ना वो तुम्हें परोस के दे रखा है कि भाई देख लो यहीं से असर्शन रीज़न क्वेश्चन आ सकते हैं। इन सब में से जितने भी लाइंस है ना किसी से भी असर्शन रीज़न बन सकता है। सो लाइक उसको कर लोगे तो तुम्हारा फ़ायदा है। सो बेटर फिजिक्स के अंदर वो कर लो, केमिस्ट्री के अंदर लाइंस जैसे बताया बिकॉज वगैरह ये सब, केमिस्ट्री और बायो में ये देख लो। इतना कर लोगे, वो ऑप्शन वाला मेथड देख लोगे और जो मैंने बताया उतना कर लोगे, बहुत काफ़ी है, आराम से कर लोगे। और अपने कंसेप्ट को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना, कभी भी जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करने के चक्कर में मत रहना, इस चक्कर में मत रहना मैं जल्दी कवर कर लूँगा चीज़ें तो जल्दी रिविजन का टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं है। आराम से जितना वक्त लेकर के चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, जितने अच्छे से, जितने डिटेल में, जितना समझ के चीज़ों को पढ़ोगे उतना बेहतर होगा। असर्शन रीज़न उतनी आसानी से सॉल्व होगा। जितने ज़्यादा जल्दी में हेस्टली बस चीज़ों को कवर करने के लिए पढ़ोगे उतना बाद में तुम्हें नुकसान होगा। तो यही चीज़ है, एनसीईआरटी पे स्टिक रहना, कुछ भी हो एनसीईआरटी पे स्टिक रहना, एनसीईआरटी कभी नहीं छोड़नी, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ट बुक है, एनसीईआरटी से ही सवाल आएंगे, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। फिजिक्स के अंदर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि पढ़ो एनसीईआरटी, फिजिक्स पूरी खुद से करो, लेकिन पॉइंट्स टू पॉन्डर के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए और फ्लूइड्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इनके अंदर कुछ कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं, इन सब के लिए तुम्हें एनसीईआरटी रेफर करनी चाहिए। कल को अगर क्वेश्चंस आ जाएंगे तो फिर तुम कुछ करोगे नहीं, ठीक है। सो इट्स लाइक कि बेटर पहले से चीज़ों को फॉलो करते हुए चलो एंड इस तरीके से करो। सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने जो दोस्त तुम्हारे हैं, जो तुम्हें लगता है या कोई भी ऐसा जूनियर है जो तैयारी कर रहा है नीट की, कोई भी है अगर तुम्हारा, तो प्लीज़ उससे ये वीडियो शेयर करो ताकि उसे भी चीज़ें पता चले, वो भी लाइक समझे चीज़ों को। अराउंड 78% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बाकी नए नए वीडियोज़ आते रहेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग कैंपस का टूर बनाने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं एम्स पटना का कैंपस कैसा है। चलो देन फिर आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।